नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। आगामी 3 नवंबर को एमपी की 28 सीटों पर चुनाव होना है और चुनावी रण के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने योद्धा भी तय कर दिए हैं। कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, इसकी तस्वीर भी साफ हो गई है। ऐसे में सभी पार्टियां अब अपनी रणनीति को धार देने में जुट गई हैं। बदले की राजनीति घटनाक्रम में कई सीटों पर रोचक मुकाबला हो रहा है। कुछ सीटें तो ऐसी हैं जिनमें चेहरे वही हैं लेकिन पार्टियां बदल गई हैं। इस पूरे मसले पर डिबेट करते हैं क्योंकि तीनों पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी कर दी और एक बसपा की और एक कांग्रेस की सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। जरा उसको भी देखेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर आए सभी बागी विधायकों को टिकट दिया है, जबकि जौरा से सूबेदार सिंह रजौधा, ब्यावरा से नारायण सिंह पवार और आगर से मनोज ऊंटवाल पर भरोसा जताया है। दूसरी ओर कांग्रेस ने ब्यावरा को छोड़कर बाकी सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के टिकट ऐलान के साथ ही उपचुनाव की जंग में कौन किसके सामने टक्कर देगा, इसकी तस्वीर अब साफ है। बीजेपी में 25 सीट पहले से तय मानी जा रही थी। इसके बाद भी बीजेपी ने एक एक सीट पर मंथन किया। शिवराज सिंह चौहान पहले कह चुके हैं कि इन उपचुनाव में उन्हें 100% रिजल्ट चाहिए। इसमें केवल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिए जाने की बात की गई जो जीत के सबसे करीब नजर आए। यानी एक एक सीट पर जीत और विरोध के कारणों पर विचार विमर्श हुआ है। प्रत्याशियों के नाम तय करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका भी अहम रही। इसके लिए पहले पार्टी ने अपने स्तर और फिर संघ के सर्वे रिपोर्ट का सहारा लिया। सर्वे में जो नाम सामने आए उन्हीं को टिकट मिला है। दूसरी ओर कांग्रेस भी दावा करती है कि उसने जिताऊ चेहरों पर ही दांव लगाया है। बताए ना वो एक हाथ पहले बता क्यों नहीं रहे वो 15 महीने का एक हाथ काम क्यों कहना पड़ रहा है कि हम आएंगे अगर दोबारा तो फिर कर देंगे। ऐसी संभावना और कल्पनाओं पे जी क्यों रहे हैं वो। वोट मांगे, जरूर मांगे, 15 महीने के काम को बताएं। इसलिए हमारा नारा है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। और ये पूरे के पूरे चुनाव क्षेत्रों में पूरी तरह से गूंज रहा है और लोगों के दिलों पे हो रहा है कि हमारा जो अधिकार था सरकार बनाने या बिगाड़ने का, वो इन 25 लोगों ने उसका मिसयूज किया है। इसलिए एक भी नहीं जीतेगा, इन सबकी जमानत जब्त होगी। एमपी के सत्ता संग्राम में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला नहीं है, बल्कि बीएसपी ने भी 28 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को दिलचस्प और कड़ा बनाया है। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने का मादा भी रखते हैं। बीएसपी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर किंग मेकर की भूमिका में आना चाहती है। बहरहाल मिशन 28 के लिए चुनावी चौसर बिछ चुकी है। लगातार चालें चली जा रही हैं। जीत के लिए सियासी दल अपनी अपनी चालें भी चल चुके हैं। अब देखना होगा जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ लाखन सिंह यादव साहब, कांग्रेस विधायक है, स्वागत है आपका। आशीष शर्मा जी, बीजेपी विधायक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हर्षवर्धन जी, इंदौर से वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सीटों पर अब जो समीकरण बनेगा, क्योंकि पिछले चुनाव की हम बात करें तो बसपा ने भी काफ़ी वोट काटने की कोशिश की, नुकसान पहुँचाया। और ग्वालियर चंबल की जो 16 सीटें रही हैं उस पर जातिगत फैक्टर ने भी काम किया, माइकल लाल के एक डायलॉग ने भी बहुत काम किया, समण आंदोलन ने काम किया। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात अब ये कि जो बीजेपी में थे वो कांग्रेस में आ गए और जो कांग्रेस में थे वो बीजेपी में आ गए। अब जनता किसके साथ जाएगी, यही समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। सबसे पहले किसी राजनीतिक टिप्पणी पर जाऊं, किसी पॉलिटिकल एंगल पर मैं किसी का रिएक्शन लूं। मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आता हूं। ज़रा इन सीटों पर हम मंथन करें, समझने की कोशिश करें। तो अब तक यही समझ में आ रहा है कि दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वो मुद्दे घेरने की कोशिश कर रही है जिसमें या तो सीधे जनता के मन को हर्ट किया हो या फिर अभी जो फिलहाल करंट चल रहे हो, चाहे वो हाथरस का मामला हो, किसी भी मुद्दे को लेकर हो, कांग्रेस छोड़ना नहीं चाहती। देखिए, ऐसा है विजय जी कि मेरा सीधा मानना है कि इस चुनाव में विश्वासघात और भीतरघात
ये दो बड़े प्रोमिनेंट फैक्टर रहने वाले हैं। विश्वासघात की बात करें यानी कि गद्दारी की बात करें तो भाजपा का कहना है कि कमलनाथ ने गद्दारी की अपने 15 महीने के शासनकाल में, और कांग्रेस का कहना है कि जो 22 लोग और बाद में जो 3 लोग और गए कांग्रेस से भाजपा के पाले में, उन्होंने गद्दारी की। तो विश्वासघात का एक फैक्टर है। दूसरा, ग्वालियर चंबल इलाका जो कि सबसे बड़ी एक चुनावी प्रयोगशाला बन गया है इन उपचुनावों में, उसमें भीतरघात का जो खतरा है वो दोनों ही दलों को महसूस हो रहा है। क्योंकि आप देखें कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो डैमेज कंट्रोल के लिए काफ़ी दिनों से ग्वालियर चंबल के बीहड़ों की खाक छान रहे हैं और वो रूठे हुए को मना रहे हैं। इस बीच बहुत सारे रूठे हुए लोग पाला बदल के दूसरे दल में प्रवेश भी कर गए हैं। इस बीच पूरी कहानी में एक बड़े ही सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे बसपा की एंट्री होती है, और बसपा केवल 1-2 सीट पे नहीं लड़ रही है, बसपा सारी सीट्स पे लड़ रही है। तो बसपा का जो हाथी है जो चुनावी फिल्म में प्रवेश कर रहा है, हाथी किसको कितना रौंदता है, कांग्रेस को रौंदता है या भाजपा को रौंदता है, लेकिन जहाँ जहाँ नज़दीकी मुकाबला है वहाँ वहाँ बसपा का फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और बसपा की एंट्री से पूरी फिल्म बहुत दिलचस्प हो गई है और क्लाइमेक्स क्या होगा ये 3 नवंबर के बाद पता चल जाएगा। जी आशीष शर्मा साहब, मैं लाखन सिंह जी के पास जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास अभी फ़िलहाल सत्ता की ताकत है, आपके पास आपके मुख्यमंत्री हैं और भोपाल में तो फिलहाल आचार संहिता है नहीं, तो बैठकें भी हो रही, सारी चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं और आप जनता के काम भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपको चाहिए केवल 9 सीटें और उनको चाहिए पूरी की पूरी 28 सीटें, तो क्या इस रेस में आप ये मान के चल रहे हैं कि जीत आप ही की है, या फिर कहीं ना कहीं ये छिंदवाड़ा वर्सेस गुना का चुनाव है तो आपकी पार्टी भी समझने की कोशिश कर रही है कि जितना वो जीत जाए अच्छा है, वरना हमारी पार्टी पर दूसरा लोड आ जाएगा बाद में? आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी जीत के लिए निरंतर 1-1.5 माह से काम कर रहे हैं। जहां तक बात है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने विधायक की जैसे महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दिया, उन सबको जिताने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सरकार बनाने के कारण आज गरीबों को संबल का 2 लाख रुपया मिल पाया है, बच्चे बच्चियों को लैपटॉप मिल पाया है, खाद्य पर्ची मिल पाई है, आशीष जी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, इसलिए तो ये कह रहा हूँ कि जहाँ आचार संहिता लगी हुई है, आशीष जी मेरी बात समझिए ना, ये जो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है उसमें ये महारत है आपकी कि आपसे जो पूछा जाता है वो जवाब ही नहीं देते आप लोग, आप दाएं बाएं बात करने लगते हैं। मैंने आपसे सीधा सवाल किया आशीष जी, क्योंकि आप एक स्पष्टवादी वक्ता हैं और मैं देवास में भी कई बार आपसे मिल चुका हूँ, आप सीधी बात करते हैं, तो सीधी बात कीजिए, इन 28 सीटों पर 16 सीटों पर आपका फोकस है, क्योंकि ये चुनाव छिंदवाड़ा वर्सेस गुना का है, ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस सिंधिया है। यहाँ शिवराज जी सिर्फ ये जोर लगा रहे हैं कि कैसे मेरी कुर्सी बची रहे, इस बीच में बसपा का भी खेल है, वो भी आपको पूरी तरह तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने टाई अप कर लिया था कांग्रेस से, अब की बार पूरे 28 पर 28 उतार रहे हैं। मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ, ये चुनाव कमलनाथ वर्सेस सिंधिया का नहीं है। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है आज की तारीख में, और जब भारतीय जनता पार्टी के नेता को भी किसी प्रकार की चुनौती मिलती है तो उनके पीछे पूरा संगठन खड़ा है। दूसरी बात, कोई सरकार बचाने के लिए चुनाव नहीं है, हम सरकार बचाने के लिए होता तो 10 सीटों पे फोकस करके चुनाव लड़ लेते। हम हमारे पूरे 27 विधानसभा क्षेत्रों में जिस तरह से एक विधानसभा क्षेत्र में हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने अलग तरह की रणनीति बनाई है, अलग टीम बनाई है, बूथ मैनेजमेंट को वहां पर बड़े बड़े नेता, हमारे प्रदेश स्तर के नेता जाकर बैठकें कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। तो हम हर विधानसभा सीट को जिताना चाहते हैं। हमारे लिए एक एक विधायक महत्वपूर्ण है, जिसने अपना कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी को अपना भविष्य स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए। तो ऐसे सब लोगों को जिताना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। ये चुनाव कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं है, ये चुनाव सीधा सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है। जिन विधायकों ने भारतीय कांग्रेस इस मूड में नहीं ना साहब, वो तो इसी मूड में है, वो तो इसी मूड में है कि ये गद्दार वर्सेस खुद्दार का मामला है। मैं लाखन सिंह जी के पास जा रहा हूँ। लाखन सिंह जी, आपके पास 28 सीटें हैं और आपको अब पता चल रहा होगा आपकी पार्टी को कि जिस तरह से आप कहते हैं कि आपको दगा दिया गया, धोखा दिया गया, फिर वो बीजेपी में चले गए, ये पुरानी बातें हो गई। अब तो आप चुनावी रण में उतर चुके हैं, रणभेरी भी बच चुकी है
और लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी आपके समझ में आ रहा होगा। आपके इस संघर्ष में जो आपका साथ देती थी बीएसपी, वो अब आपके साथ नहीं है। 28 सीटों पर वो भी चुनाव लड़ रही है। नोटा का 15 सीटों पर फैक्टर देख चुके हैं, किस तरह वो काम कर चुकी है। सवाल ये है कि इस चुनाव में आपके पास ऐसा क्या है कि जनता फिर आप पर विश्वास जताए? देखिए विजय भाई, 2018 में मध्य प्रदेश की आम आवाम ने, मध्य प्रदेश की जनता ने आदरणीय कांग्रेस को, कमलनाथ जी को मैंडेट दिया था और आदरणीय कमलनाथ जी 15 महीने में वो काम किए जो भारतीय जनता पार्टी और आशीष भाई अभी बोल रहे थे उनकी पार्टी ने जो 15 साल में नहीं कर पाए। लेकिन कुछ जयचंदों की वजह से, व्यक्तिगत स्वार्थ की वजह से मध्य प्रदेश की अच्छी भली कमलनाथ जी की सरकार को इन्होंने गिराया। गवर्नमेंट डिजॉल्व हुई और डिजॉल्व होते हुए हमने आपने सबने देखा जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो हमारा जनादेश था, उस जनादेश को जिस ढंग से टुकराए समूचे मध्य प्रदेश के आवाम ने देखा है। ये अभी आशीष भाई कह रहे थे कि ये चुनाव कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं है, निश्चित तौर पर, और उन्होंने कहा कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस का चुनाव है। ये बात तो सही है कि ये दोनों दलों के अस्तित्व का चुनाव है, लेकिन मैं आशीष भाई आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव हम दोनों दलों से हटकर कहीं ज़्यादा अस्तित्व और स्वाभिमान का चुनाव है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के आम मतदाता का, ये वो मतदाता है विजय भाई जो कभी धोखा, गद्दार, बेवफाई से हमेशा नफरत किया करता है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हम लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों पार्टियों का अपने अपने अस्तित्व का सवाल है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जो 16 सीटें हैं उस मतदाता के स्वाभिमान का सवाल है और मुझे लगता है इस चुनाव में आपको ये रिजल्ट देखने को मिले। जी चलिए, ये भी देखने की कोशिश करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मतदाता के साथ जो धोखा हुआ है उसका चुनाव है, या आप लोगों के साथ धोखा हुआ इसलिए आप लोग भी बराबर उसी फील्ड में पूरी तरह से उतरे हुए हैं। आखिर धोखा किसके साथ हुआ, पार्टियों के साथ या जनता के साथ, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। और अब किस पर जनता विश्वास जताएगी वो भी बात करेंगे। हर्षवर्धन जी, इस चुनाव को हर एक पार्टी बहुत गंभीरता से ले रही है क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है। ये कहीं प्रतिष्ठा का विषय है, तो कहीं सत्ता का विषय है, तो कहीं गवाई हुई सत्ता को फिर से पाने का विषय है। बिल्कुल मैं मानता हूं विजय जी कि ये चुनाव हालांकि उपचुनाव है कागज़ पे, लेकिन ये सत्ता का सुपर फाइनल है। एक बार जो फाइनल हो चुका है 2018 में नवंबर में, उसके बाद तकरीबन 2 साल के बाद सुपर फाइनल हो रहा है जो कि ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश की सत्ता में भाजपा ही बरकरार रहती है कि कांग्रेस वापसी करती है। अब जैसा कि एक हमारे साथी पैनलिस्ट कह रहे थे कि ये चुनाव छिंदवाड़ा और गुना, जैसे आपने भी जिक्र किया का चुनाव है, आपने सवाल किया था, तो अगर हम भाजपा के जो प्रचार अभियान को बारीक निगाह से देखें तो ये पता चलता है कि भाजपा की तरफ से इस चुनाव को शिवराज वर्सेस कमलनाथ बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। भाजपा के प्रचार के वीडियो में सिंधिया कहीं दिखाई नहीं देते, तो एक रणनीति के तहत भाजपा शिवराज सिंह चौहान का चेहरा अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पे आगे कर रही है और दूसरी तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम ले रही है भाजपा, लेकिन दिग्विजय सिंह इस पूरे चुनावी सीन से बाहर दिखाई देते हैं। हमारा सवाल है कांग्रेस से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? लाखन सिंह जी, ज़रा एक बात बता दीजिए, आप जिन 16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ज़रा मैं उनको लेकर ज़्यादा फोकस कर लूँ क्योंकि वहाँ कश्मकश ज़्यादा है और हालांकि एक सीट आपने अभी तक उसको डिक्लेयर नहीं किया है। कश्मकश तो आपके लिए वहाँ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपके लिए हर एक सीट बहुत मायने रखती है। इन 16 सीटों पर जातिगत मुद्दे, स्थानीय मुद्दे और साथ ही साथ प्रादेशिक मुद्दे भी बहुत महत्व रखते हैं और यूपी और राजस्थान के दोनों मुद्दे भी बिल्कुल अब की बार टच करने होंगे और आप लोग भी चाहते हैं कि उनके वहाँ के जो मुद्दे बिगड़े हुए हैं ज़रा इनको यहाँ फैलाया जाए। सवाल ये है कि इन 16 सीटों पर आपकी चुनाव की जो रणनीति है कि हर एक विधानसभा के लिए हम अलग से वचन पत्र लाएंगे, क्या वो फिट बैठेगा? जनता समझ पाएगी उसको? क्योंकि इससे पहले वचन पत्र में आप कई वादे कर चुके हैं और उन्हीं वादों को लेकर फिर वापस से बीजेपी
जा रही है जनता के बीच, कह रही है कि नहीं साहब आपने कोई वादे ठीक से पूरी नहीं की। विजय भाई, निश्चित तौर पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो, अपने वचन पत्र में उन्होंने इस मध्य प्रदेश के तमाम सारे अवाम से जो वायदे किए थे, मध्य प्रदेश में हमें काम करने का मात्र जो है हमारी सरकार 15 महीने रही थी। वो 15 महीने थे जिनमें पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ। उन्हीं में चुनाव जीतने के बाद कुछ जो भी व्यक्ति चुनाव जीतता है तो निश्चित तौर पर उनके स्वागत सत्कार में टाइम लगा। कांग्रेस को, आदरणीय कमलनाथ जी को मात्र 11 महीने का टाइम मिला था मध्य प्रदेश के काम करने का, और उन 11 महीने में भी मध्य प्रदेश के जो माली हालत थी, जो मध्य प्रदेश का जो खजाना था, जो आपके सबके संज्ञान है, पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उस खजाने को लूट खसोट करके बिल्कुल कंगाल बना के छोड़ा था। मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय कमलनाथ जी को कि उनकी सूझबूझ, उनका अनुभव, उनकी जो डिग्निटी थी, उसके हिसाब से उन्होंने 15 महीने मध्य प्रदेश की सरकार चलाई। और हमने जो मध्य प्रदेश के किसानों से जो वायदे किए थे, अपने वचन पत्र, अपने मैनिफेस्टो में हमने जो वायदे किए थे, हमने सबसे बड़ा वायदा था कि मध्य प्रदेश के किसानों का हम कर्जा माफ़ करने का काम करेंगे। आदरणीय विजय भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की इतनी खराब माली हालत होने के बाद भी आदरणीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद 2.5 घंटे के अंदर उन किसानों का ऋण माफी करने का जो फाइल थी उस पर साइन की। लेकिन इस चीज आदरणीय कमलनाथ जी ने लाखन जी मध्य प्रदेश की जो हमारी बच्चियों की शादी में इसी चीज जो को लंबे समय से 15 साल से आशीष भाई का वर्जन पूछ लीजिए। आशीष भाई जरा आप बता दीजिएगा, कर्जा माफ को लेकर आप शहर शहर ढिंडोरा पीट रहे हैं कि कर्जा माफ नहीं हुआ। लाखन सिंह जी कह रहे हैं कि बता दें हमें कि हमने कर्जा माफ किया नहीं किया। पूरी सोसाइटियों को आप विजय भाई मेरी पूरी आप मेरी पूरी बात होने देंगे कि नहीं? मेरी बात तो आप सुन लो, उसके बाद आशीष भाई से आप प्रत्याशियों से पूछ रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह का कर्जा माफ कमलनाथ जी की सरकार ने क्यों नहीं किया। इनकी हालत भी खराब है, क्षेत्र में जाके देखिए, युवा लोग भी पूछ रहे हैं 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया। इसलिए ये कितने ही अच्छे भले बनने का प्रयास कैमरे के ऊपर करें। एक तो ये जिन लोगों को जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के आए उन्हें चाहे गद्दार कहते रहे, रावण ने भी यही कहा था जब विभीषण राम के खेमे में आए थे, लेकिन अन्याय और अत्याचार को समाप्त करने के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए अपने सुनने में 10 सेकंड देना चाहूंगा लाखन सिंह जी, क्योंकि कुछ कह रहे थे, जरा उनकी बात फिर से सुन लूं। वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा समय नहीं दिया आपने। लाखन सिंह जी 10 सेकंड है आपके पास, डिबेट समेटेंगे। मैं विजय भाई वही कह रहा हूं, आशीष भाई जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमने वो नहीं किया, ये मध्य प्रदेश, ये सिर्फ तुम प्रोपोगंडा फैला रहे आशीष भाई। मध्य प्रदेश के जिन किसानों का हमने कर्जा माफ किया वो एक मध्य प्रदेश का किसान मानता है। हमने बच्चियों की शादी के लिए हमने 25,000 से 51 किए, ये कमलनाथ जी ने काम किया, तुमने 15 साल में कुछ नहीं किया। और ये सब चीज का आपको इस चुनाव में एहसास हो जाएगा कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का आवाम पसंद करता है कि शिवराज सिंह जी फर्जीवाड़े को, जिसकी 15 साल की जो घोषणाएं थी मध्य प्रदेश में 50% भी अचीव नहीं। तुम्हें शायद जानकारी नहीं, पता ये रण अब उस तरह से नहीं रहा। यहाँ शाम दाम दंड भेद हर कोई परिस्थिति में हर पार्टी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि वो 16 सीटें जो आपकी झोली में अगर आ सकती हैं तो पूरा चुनाव पलट सकता है। गेम इन्हीं 16 सीटों पर है। रस्साकशी और पूरी ताकत, या ये कहें कि पूरी फोर्स जो लगी हुई है तीनों पार्टियों की, वो इन्हीं 16 सीटों पर है, क्योंकि यहीं से जीत निकल कर बाहर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।